प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे हुंजा की अताबाद झील से मुताल्लिक। आज कुछ इतलात ऐसी आईं कि मुतासरीन हुंजा मुश्तइल हो गए और ख़ुद ही फावड़े और कुदालें लेकर वो झील की जानिब रवाना हो गए और स्पिलवे को चौड़ा करने लगे। इसकी क्या वजूहात हैं और मजमूई तौर पर वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस बारे में हम बात करेंगे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। एक तो ये फरमाइएगा कि ये आज वजह क्या हुई कि मुतासरीन अचानक से मुश्तइल हो गए और उस जानिब चल पड़े? मुश्तइल मतलब जाहिर है फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग। एक झील है जो एक कांस्टेंट मुसीबत उनके लिए बनी हुई है और पानी जो है वो रेलवे से निकलना शुरू होगा कुछ दिनों के अंदर। वो शायद बांध उसका जो है वो टूट जाएगा, जो डैम बना हुआ है, और जान उनकी छुट जाएगी। और वो नहीं टूटा उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो जाहिर है जो लोग हैं उनको मुश्किलात का तो बेइंतहा सामना है। तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर और तो कुछ हो नहीं सकता, अल्लाह मियां से तो लड़ नहीं सकते, तो फिर यही एक तरीका रह गया कि एहतजाज करें हम। जी अच्छा जनरल साहब, मजमूई तौर पर अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? आपको क्या इतलात मिल रही हैं वहाँ पर झील की इस वक्त? देखिए, झील जो है वो इस वक्त, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो नियर इक्विलिब्रियम में है, कि जितना पीछे से पानी आ रहा है उतना ही पानी निकल जाता है तकरीबन। कभी वो 2-3 इंच ऊपर चली जाती है, कभी 2-3 इंच नीचे चली जाती है। वो वाली हालत नहीं है कि हर दिन के हिसाब से ये 3 फुट ऊपर जो चढ़ रही थी। तो तकरीबन यहाँ पर आज से कोई मेरा ख्याल 20 दिन पहले थी जब ये पानी चलना शुरू हुआ, तो उससे कोई 1 फुट के करीब पानी जो है वो राइज हुआ है ओवरऑल। और इसमें 1-2 बड़े जो पत्थर थे जिनकी वजह से फ्लो थोड़ा कम हुआ था, वो भी पत्थर अब जो है उनकी हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि पानी उनके ऊपर से और दाएं बाएं से उन्होंने बहना शुरू कर दिया है। तो कल मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा और एक दफा देख के फिर अपनी टेक्निकल टीम को फिर इकट्ठा करेंगे और उनसे मशवरा लेंगे कि इसका भी और हल निकल सकता है या नहीं। जो लोग ये जज्बात में आके कि हम फावड़ों से चौड़ी कर लेंगे, ये मतलब ये ठीक है, एहतजाज का तरीका ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा जनरल साहब, हेली सर्विस की पोजीशन क्या है और जो मुतासरीन हैं उनकी जो आमद और रफ्त का सिलसिला है वो भी जारी है इस वक्त? देखिए, हेली सर्विस तो अवेलेबल है। वो पिछले दिनों आपको पता है वेदर 4 दिन बैठा रहा है, तो उसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स नहीं ऑपरेट कर सके। लेकिन क्योंकि एक पब्लिक का प्रेशर भी था और दूसरा क्या कहते हैं, एक कोई तजारती मेला होना है मेरा ख्याल काशगर में, जिसके लिए काफ़ी पाकिस्तानी जो ताजर बरादरी थी ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरिया की, वो अपने गुड्स जो है लेके जाना चाहते थे। तो वो कह रहे थे कि जी हमारे लिए इतने गुड्स ज़ाहिर हेलीकॉप्टर पर जा नहीं सकते, तो उसके लिए फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ट्रायल कल किया था कि अगर हम हिफाजत से बोट ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो वो बोट ऑपरेशन कल उन्होंने एक ट्रायल के तौर पे किया, हालांकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है और उसमें थोड़ी से और सेफ्टी मेजर्स उनको करने पड़ेंगे। तो वो भी कल जाके मैं देखूंगा कि वो क्या उन्होंने सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं बिफोर वी कैन रिज्यूम बोट ऑपरेशन। अगर बोट ऑपरेशन रिज्यूम हो जाता है तो उससे फिर काफ़ी मुश्किलात में कमी हो जाएगी। लेकिन मेरी इधर बैठ के जो मैं समझता हूँ, बोट ऑपरेशन जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव स्लाइड एरिया है। खुदा ना खास्ता लोगों का नुकसान ना हो जानी, मैं इससे थोड़ा सा कंसर्न्ड हूँ इस बात के लिए। इसलिए मैं खुद ही जाके कल देखूंगा और फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उधर की गिलगित बल्तिस्तान की, उनके साथ मिल के कोई फिर फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नदीम अहमद, सरबराह NDMA हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि ज़ाहिर है लोग परेशान हो जाते हैं, इस तरह का इश्तियाल करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फावड़ों और कुदालों से स्पिलवेज़ को चौड़ा नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना था कि वो कल ख़ुद जाएंगे और हालात का जायज़ा लेंगे। उनका ये भी कहना था कि झील में जो पानी की आमद का सिलसिला है या जो पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला था, वो अब उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले था। और अब हम बात करेंगे कराची में अमन व अमान की सूरत हाल की, के बावजूद इसके कि तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तहिद हैं, हुकूमत भी इस बात पर पुरअज़्म है कि टारगेट किलिंग को रोका जाएगा। टारगेट किलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब से कुछ देर पहले भी लांढी में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर फायरिंग की गई और
डॉक्टर का नाम जाहिद हुसैन बताया गया है, उन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। मुस्तकिल ये सिलसिला जारी है। आज गवर्नर सिंध के डॉक्टर इशरतुल इबाद ने वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात की। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से भी इस हवाले से मुलाकात की और तफसील से इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से कराची में टारगेट किलिंग को रोका जाए, कराची में अमन व अमान को कायम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से भी अलग अलग 1-to-1 मुलाकात की है। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ तय पाया है इस पर इन मुलाकातों में, इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीक भुट्टो से। जी रफ़ीक, आज डॉक्टर इशरतुल इबाद ने मुलाकातें की हैं, क्या बातें सामने आई हैं और क्या कुछ तय पाया है इन मुलाकातों में? क्यों कर अभी तक सिंध हुकूमत नाकाम है टारगेट किलिंग को रोकने में? जी जावेद, आज गवर्नर हाउस में ये बहुत अहम मुलाकातें थी और जिसमें वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने भी शिरकत की अपने वजारत दाखिला के अफसरान के हमरा। इसमें जो 3 बड़े मसालिक हैं, मकातब फ़िक्र के उलमा, उन्होंने मुलाकात की, जिसमें पहला वफद मुफ्ती मुनीबुर रहमान का था जो सुन्नी मकतब फ़िक्र के उलमा हैं। उसके बाद फिर जाफरिया काउंसिल जो शिया मकातब फ़िक्र हैं, उन्होंने अब्बास कुमेली की सरबराही में मुलाकात की और उसके बाद फिर बनोरी टाउन के जो उलमा हैं उन्होंने कारी उस्मान की क़यादत में गवर्नर से मुलाकात की। इन मुलाकातों में ये तय हुआ है कि एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया जाएगा और उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा और जिन इलाकों में टारगेट किलिंग हुई है उन इलाकों में रिलीफ, और तीसरा एजेंडा ये था कि सूरत हाल को नॉर्मलाइज किस तरह किया जाए और इन इलाकों में मामूल पर कैसे आया जाए, उनके लिए रिलीफ पैकेज क्या होना चाहिए और क्या स्टेप्स होने चाहिए। मैं ये बताता चलूं कि आज तो ये अलग-अलग मुलाकातें थी, लेकिन कल जुमे के रोज शाम को 4 बजे दोबारा गवर्नर ने इन तमाम उलमा को इन सिफारिशात के साथ मदऊ किया है कि ज़ाब्ता इखलाक की हर मसलिक जो है वो अपनी अपनी सिफारिशात तैयार करके आए। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो, हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आज गवर्नर सिंध ने वज़ीर दाखिला सिंध और उलमाए इकराम से भी मुलाकातें की हैं। और अब बात करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज की। कराची स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है, आज भी 250 पॉइंट का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ ये एक अच्छी खबर है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटी हुई है और कराची स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। वजूहात क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। AKD सिक्योरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, अकील करीम डैडी। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब, बताइएगा कि क्या वजूहात हैं। कैपिटल गेन टैक्स तो नाफिज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा जो परफॉर्मेंस है कराची स्टॉक मार्केट की, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। उसके देखिए, कैपिटल गेन टैक्स का इशू तो रिजोल्व हो चुका था फेब में और मार्केट ने इसके बाद एक अच्छी रैली बनाई थी और इसके बाद अचानक इसके ऊपर जो बातचीत शुरू हुई तो उसमें मेरा ख्याल है कि जिस टाइप के बयानात आए थे उसमें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिससे पैनिक जैसी सिचुएशन हो गई। मेरा अपना नहीं ख्याल है कि कैपिटल गेन टैक्स कोई इशू था या इसको किसी ने अपोज करना था। सिर्फ बात यही हो रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी। उसके ऊपर बहरहाल छोटे मोटे इशू हुए हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ अब वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं। और मार्केट में जो आपने इस वक्त जो रैली देखी है या 2 दिन से आप देख रहे हैं कि मार्केट काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है, इसकी मेन वजह तो ये है कि एशिया के अंदर पैसा काफी आ रहा है और आज हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखी है, जो $7.4 मिलियन की बाइंग भी हमने देखी मार्केट में। तो पिछली जितनी भी रैली बनी है ये तकरीबन फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से ही बनी है। तो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में आपके इनफ्लो आ रहे हैं और मार्केट अभी भी सस्ती है, वैल्यू अपनी जगह पे है और ये टैक्स वगैरह तो बहरहाल वो बहुत पुराना इशू हो चुका था, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बात बहुत ज्यादा। अच्छा अखिल भाई, इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको लगता है कि जिस कमी का हम शिकार थे स्टॉक मार्केट में, जाहिर है कि तेजी नहीं थी, आने वाले दिनों में अब ये बेहतर परफॉर्म करेगी? मेरा तो ख्याल है कि मार्केट को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मार्केट में वैल्यू है, इकोनॉमिक इंडिकेटर तकरीबन पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आप ये देखें डेफिसिट वगैरह भी कम हो रहा है, बजट में रेवेन्यू टारगेट भी हमने अचीव कर लिया है, बजट पे भी कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है
आने वाले दिनों में अभी इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन वगैरह थोड़े से नंबर्स बड़े जरूर हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जिस तरह कमोडिटीज की प्राइस गिरी है तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर्स भी बेहतर हो जाएंगे। तो मुझे इकोनॉमी साइड से तो काफी ज्यादा बेहतर सिचुएशन दिख रही है और कैपिटल मार्केट का भी इकोनॉमी से ज्यादा ताल्लुक होता है और जब इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही होती है तो कैपिटल मार्केट भी परफॉर्म कर रही होती है और हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट वगैरह भी काफी बेहतर आ रहे हैं। तो मैं समझता तो हूं कि मार्केट एक अच्छी रैली बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव AKD सिक्योरिटीज़ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मार्केट ने अच्छी रैली बनाई है और वो तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी इकॉनमी जब बेहतर परफॉर्म करेगी तो कैपिटल मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगी। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि सैकड़ों तलबा इस आस में बाहर के ममालिक जाने के लिए मुख्तलिफ कंसल्टेंसी से रब्ता करते हैं कि वो बाहर जाकर तालीम हासिल करेंगे, पैसे दे देते हैं लेकिन वो कंसल्टेंसीज उन्हें लूट लेती हैं। इसका तफसील से हम जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद।